हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आज हमारा इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करना शुरू कर देंगे अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। हालांकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने ये देखना शुरू कर दिया था कि एल्कीन की हेल्प से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने उसके एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करे थे, थोड़ी मैकेनिज्म भी प्रैक्टिस करी थी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर टाइम की कमी की वजह से पिछला लेक्चर रह गया था, जहां पर हमें बात करना था रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन का। तो वही टॉपिक हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और उसके आगे अपने चैप्टर को लगातार हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सीधे हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और क्विकली एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कैसे पढ़ा था। तो हम लोगों ने उसे पढ़ा था अंडर द हेडिंग ऑफ एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। अब ये एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन क्या होता है, तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं। जब भी हाइड्रेशन वर्ड किसी भी केमिकल रिएक्शन में आता है, तो इसका मतलब यह होता है कि हम वहां पर एक पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्शन एक्चुअल में वाटर से कराने वाले हैं। तो यहां पर हम एल्कीन की रिएक्शन वाटर से कराएंगे, तो बेसिकली में हम एल्कीन का हाइड्रेशन कर रहे हैं। पर एल्कीन का हाइड्रेशन क्योंकि अपने आप में एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो उसे फास्ट करने के लिए हम लोग वहां पर कैटलिस्ट की हेल्प लेते हैं। और ये कैटलिस्ट एक नॉर्मल एसिड होता है, जैसे कि डाइल्यूट H2SO4 हो गया। इस तरह की चीजों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिएक्शन जब पढ़ी थी, तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए थे। वही एग्जांपल मैं क्विकली आपको यहां पर रिकॉल करा देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एल्कीन है। जैसे सबसे सिंपल एल्कीन हमारे पास हो सकती है इथीन। अब इथीन का अगर हमें हाइड्रेशन कराना है, तो इसकी रिएक्शन हम कराएंगे वाटर से। अब एसिड कैटलाइज्ड अगर है, तो हम एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे। यहां पर आप मान सकते हो कि जो एसिड हम यूज कर रहे हैं वो डाइल्यूट H2SO4 है। अब कई बार यहां पर वाटर के साथ डाइल्यूट H2SO4 लिखा होगा, या फिर हो सकता है कुछ इस तरह का स्टेटमेंट लिखकर आ जाए H2O/H+ या सिर्फ H3O+ भी लिखकर आ सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी एक सिंबल अगर आ रहा है, तो इन तीनों का ही मतलब है कि हम एल्कीन का हाइड्रेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और जब ये हाइड्रेशन हम करते हैं तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। डबल बॉन्ड में हम सबको पता है एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक बॉन्ड पाई होता है। तो इस रिएक्शन को कराने में हम पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो एक पुराना बॉन्ड टूटेगा, एक नया बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है ये हम तोड़ देंगे। अगर हम कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड तोड़ दें, तो हमें इन दोनों कार्बन पर अब बस हाइड्रोजन लगे मिलेंगे और इनके दोनों बॉन्ड खाली हो जाएंगे। अब जैसे ही आप पाई बॉन्ड तोड़ोगे, तो हमें इन कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 2 नए बॉन्ड बनाने हैं। तो इनमें से एक कार्बन को मिल जाएगा वाटर का हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर में H+ और OH- होता है। तो वाटर का H+ एक कार्बन को मिल जाएगा, OH एक कार्बन को मिल जाएगा। अब सवाल है कि H किसको देना है, OH किसको देना है। तो यार देखो, ये जो एल्कीन मैंने बनाई है, इसमें जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो बिल्कुल दिखने में एक जैसे हैं। कैसे हमें पता एक जैसे है? दरअसल में इस कार्बन पर जहां डबल बॉन्ड है, इसकी बाकी वैलेंसी दोनों हाइड्रोजन ने पूरी करी है, इसकी भी बाकी वैलेंसी दोनों हाइड्रोजन ने पूरी करी है। तो ये दोनों कार्बन दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, या आप मान सकते हो ये अपने आप में एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन को पहचानने का तरीका बहुत सिंपल होता है। जहां पर आप डबल बॉन्ड देख रहे हो, उसके बीच में इमेजिन करो एक मिरर रखा है। अब मिरर का अगर लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो ऐसी एल्कीन को सिमेट्रिकल एल्कीन मानोगे। और सिमेट्रिकल एल्कीन में वाटर अगर आपको ऐड करना है पाई बॉन्ड तोड़कर, तो आप किसी भी कार्बन को हाइड्रोजन दे दो, किसी भी कार्बन को OH दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी की बजाय अगर हमारे पास एक एसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए, जैसे कि मान लो मेरे पास प्रोपीन आ गई, तो अगर आप नोटिस करोगे तो प्रोपीन मेरे बच्चे एक एसिमेट्रिकल एल्कीन है। ये आप सबको दिखाई दे रहा है। अगर मैंने यहां पे डबल बॉन्ड पे मिरर रखा, तो लेफ्ट वाला पोर्शन मिरर के और राइट वाला पोर्शन मिरर के एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। यहां पर हाइड्रोजन तो मिरर इमेज है, पर यहां के CH3 की यहां पर CH3 मिरर इमेज नहीं है। तो ये एक एसिमेट्रिकल एल्कीन है। पर एसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हमें वाटर ऐड करना है, यानी हमें हाइड्रेशन करना है इस एल्कीन का, तो यहां पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार आप OH इस कार्बन को दे सकते हो और H इसको, और एक बार OH इसको और H इसको। तो 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। और यहां पर हमारे लिए बड़े काम का प्रोडक्ट होता है मेजर प्रोडक्ट। और मेजर प्रोडक्ट हमें मिलता है मार्कोनिकॉफ रूल से। तो मार्कोनिकॉफ रूल के लिए हमने पढ़ा था, वाटर से आने वाला जो OH- है, वो हम उस कार्बन को देंगे मेजर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो हम इस कार्बन को दे देंगे OH। तो इस कार्बन को OH दोगे तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा।
बाकी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इस कार्बन को अब हम दे देंगे एक हाइड्रोजन, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, जिसे आप चाहो तो कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। आपको नोटिस करना, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो इस तरह से ओपन स्ट्रक्चर बनाकर नहीं दिया जाएगा, बल्कि कंडेंस फॉर्म में स्ट्रक्चर दिया जाएगा। और कंडेंस फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूं। देखो इस CH3 पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तो ये CH3 तो एज इट इज लिखा रहेगा। फिर आगे सिंगल बॉन्ड से इस C पर रिएक्शन हो रही है और H के साथ साथ एक OH आ रहा है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख दो CHOH। फिर ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। फिर इस कार्बन को एक और हाइड्रोजन मिल रहा है, तो 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल, एक और हाइड्रोजन अगर मिल गया तो ये बन जाएगा CH3। तो 2 प्रोपेनॉल ये कंपाउंड बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। माइनर कैसे बनेगा, अगर OH इसे दे दोगे और H इसको दे दोगे। और ये किस रूल की हेल्प से हुआ है, मार्कोनिकॉफ रूल की हेल्प से हुआ है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि यार एसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग वाटर कैसे ऐड करेंगे और सिमेट्रिकल एल्कीन में वाटर कैसे ऐड करेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये रिएक्शन दरअसल में एडिशन ऑफ वाटर की रिएक्शन, यहां पर एल्कीन में वाटर जाकर एड ऑन हो जा रहा है। ठीक है, चलो, तो ये वाली बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। हमने इसकी मैकेनिज्म भी देखी थी कि अगर मान लो इस रिएक्शन में अगर एथीन है मेरे पास, एथीन में वाटर ऐड करा के हमें ये अल्कोहल बनाना है, तो इसकी मैकेनिज्म कैसी है। हमें पता है एथीन में अगर वाटर हम ऐड कराएंगे तो एथेनॉल बनेगा। इसकी मैकेनिज्म कैसी है, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म ही हमें ये बताती है कि यार ये मेजर प्रोडक्ट क्यों बना। और कई बार अगर हमें मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल से नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी बात करनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर हमें बात करनी है दरअसल में रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन के बारे में। अब रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फटाफट पहले एक बार इसकी मैकेनिज्म रिकॉल कर लेते हैं कि इस कंपाउंड से ये प्रोडक्ट बनता कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले एल्कीन में यहां पर जहां पाई बॉन्ड होता है वहां पर दरअसल में इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी होती है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो मतलब ये पार्ट आप ऐसा मान सकते हो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और हमारे पास जो भी एसिड है वो H2O के साथ कनेक्ट होकर बना लेगा H3O+। अब H3O+ में इस हाइड्रोजन पर बहुत ज्यादा आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा भले चाहे यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखा है, दरअसल में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है, जो बस इतना बता रहा है कि इस ऑक्सीजन ने तीसरे हाइड्रोजन से जुड़ने के लिए अपना लोन पेयर डोनेट करा है इसको। इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं है कि इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल में कमी है, कमी अभी भी इसी हाइड्रोजन के पास है, क्योंकि ऑक्सीजन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है। और अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी इसी तरफ चला जाएगा, जिस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये बात आपको अपने दिमाग में रिटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यही सारे वो पॉइंट हैं, जब आप इन्हें रिटेन करके रखोगे अपने दिमाग में तो आप नए नए क्वेश्चन में लॉजिकल रीजनिंग लगाकर आराम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। अब अगर ये याद नहीं रखोगे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि फिर आप ना सिर्फ रिएक्शन के बेस पर या आपने जो एग्जांपल देखे हैं उनके बेस पर आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो इस इंफॉर्मेशन को रिटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। तो कुल मिला के यहां पर इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनने वाला है। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर आप यहां पर एक मिरर रख दो तो राइट वाला पोर्शन और लेफ्ट वाला पोर्शन बिल्कुल देखने में सेम है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में ये हाइड्रोजन आप दोनों में से किसी भी एक कार्बन को दे सकते हो, उसमें मेजर माइनर का कोई झमेला नहीं आएगा। बिल्कुल वही बात है। तो आपने मान लो ये हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिया। अब अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिया तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन जाएंगे, तो 1 2 3 ये बॉन्ड बन गए। और जब ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इसी कार्बन पर मूव कर जाते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन अगर इसी कार्बन पर मूव कर गए तो पाई इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होगा इस कार्बन का, एक होगा इस कार्बन का। और दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसी कार्बन को मिल गए तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर चला गया तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये स्पीशीज बन जाएगी कार्बोकेटायन। और जितना ज्यादा ये स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ही ज्यादा ये कार्बोकेटायन बनेगा, क्योंकि देखो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जितनी ज्यादा स्टेबल स्पीशीज होगी रिएक्शन उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहां तो फिलहाल चाहे आप इस कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़कर इस पर पॉजिटिव चार्ज लाओ
चाहे इस पे हाइड्रोजन जोड़कर इस पर पॉजिटिव चार्ज लाओ, दोनों का मतलब सेम रहेगा, तो ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब ये कार्बोकेटायन अगर बन गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे ऐसी चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में आसानी होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस हो। तो बहुत सारे वाटर ऐसे मॉलिक्यूल अवेलेबल है जिनके पास लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। और मैंने बताया जब भी दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी किसी भी केमिकल स्टेप में, तो इसका मतलब है उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने वाला है। तो इस कार्बोकेटायन के कार्बन और वाटर के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब वाटर में ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने वाला है कार्बन से, और ऑक्सीजन ऑलरेडी दो हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। यहां पर दरअसल में एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाने के चक्कर में ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन से जुड़े बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। तो ऑलरेडी ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड बने हुए हैं, एक और बॉन्ड बनने वाला है, यानी ऑक्सीजन टोटल 3 बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन ने टोटल 3 बॉन्ड बना लिए, और ऑक्सीजन जब भी किसी मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर एक फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये ऑक्सीजन दो में से कोई एक हाइड्रोजन लूज कर देगा, और इस हाइड्रोजन को लूज करने के लिए फिर से वाटर आ जाएगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। और बहुत सारा वाटर हमने जो ले रखा है भाई, हम लोगों ने यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 डाला था, इसका मतलब पानी बहुत ज्यादा था, तो अभी भी बहुत सारा वाटर हमारे पास ऐसा अवेलेबल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और वो वाटर अभी भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रखने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके वापस से H3O+ बना लेंगे, और हमें यहां पर सिर्फ OH मिल जाएगा। मतलब इस हाइड्रोजन का अगर वाटर के साथ बॉन्ड बन गया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब अगर ये बॉन्ड टूट गया तो OH पूरा कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, और ये एरो इसी बात को दर्शा रहा है कि दरअसल में ये बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं। तो H3O+ वापस से बन गया, ये अल्कोहल बन गया। ये H3O+ जो बना है ये किसी दूसरे एल्कीन के मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्शन कंटिन्यू कर सकता है, फिर ये सारी रिएक्शन कंटिन्यू होगी, फिर H3O+ बनेगा, वो किसी तीसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि एक कंटेनर में कई करोड़ों अरबों एल्कीन के मॉलिक्यूल होंगे, और हर एक मॉलिक्यूल एक H3O+ से रिएक्शन करेगा। तो नोटिस करो इस रिएक्शन में हमने H3O+ यहां पर यूज करा, और बाद में यहां पर वापस से प्रोड्यूस हो गया। और कैटलिस्ट का यही काम होता है कि वो रिएक्शन में दरअसल में रेट को बढ़ाने में हेल्प करे, और उसका अमाउंट रिएक्शन के बाद अनचेंज रहे। और किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट रिएक्शन के बाद तभी अनचेंज रहेगा अगर मान लो वो रिएक्शन में यूज हुआ और बाद में वो क्या हो गया, लास्ट में प्रोड्यूस हो गया। तो इसलिए H3O+ एज अ कैटलिस्ट काम करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये H3O+ बार बार प्रोड्यूस होता जा रहा है, कंज्यूम हो ही नहीं रहा रिएक्शन में, तो इसका मतलब है हमें H3O+ यानी एसिड का जो अमाउंट चाहिए बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अगर कम अमाउंट भी लोगे तो भी ये अपने आप प्रोड्यूस होता रहेगा और रिएक्शन को आगे प्रोसीड करता रहेगा। तो इस तरह से रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म होती है। और मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कार्बोकेटायन का बनना। और यहां तो क्योंकि एक ही पॉसिबल कार्बोकेटायन था क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है, पर अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन होती तो दो कार्बोकेटायन बन सकते थे, और वो कार्बोकेटायन ज्यादा बनता जो ज्यादा स्टेबल है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 डिग्री का कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री का कम, और 1 डिग्री का सबसे कम। तो अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन है तो हमारी कोशिश रहेगी हम 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बनाएं, अगर वो नहीं पॉसिबल है तो 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बनाएं, अगर वो नहीं पॉसिबल है तब 1 डिग्री का कार्बोकेटायन बनाएंगे। कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, एल्कीन उतना ही ज्यादा क्वांटिटी में बनने वाली है। अब यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अराइज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। अब इतना लंबा लिखने के लिए जगह नहीं अवेलेबल थी तो मैंने बस केटायन लिख दिया है, एक्चुअल में टर्म है रीअरेंजमेंट ऑफ केटायन, कार्बोकेटायन। ठीक है, अब ये क्या चीज है मैं फटाफट इसको बताता हूं आपको एक एग्जांपल के जरिए। देखो, अगर मान लीजिए मेरे बच्चे, मेरे पास ये एक एल्कीन है, एक दो तीन चार बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए, और इसके भी 4 बॉन्ड हो गए। ये एक एल्कीन दे रखी है, आप इसका आईयूपीएसी नेम बड़े आराम से दे सकते हो, 3 मेथिल ब्यूट-2-ईन। अब अगर इस एल्कीन की रिएक्शन मैंने मान लो वाटर से कराई इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, तो आपको पता है यहाँ पे तो हाइड्रेशन होने वाला है। और ये एल्कीन अगर मैं यहाँ की मिरर इमेज तो है नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये एक एसिमेट्रिकल एल्कीन है। मेरे बच्चे ये क्या हो गया, अगर ये एक एसिमेट्रिकल एल्कीन है, ध्यान से देखो, अगर ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है तो अगर इसमें मुझे वाटर ऐड करके मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनिकॉफ रूल से। और मार्कोनिकॉफ रूल अगर मैं चलाऊंगा तो कैसे चलेगा,
तो आपको पता है वाटर आपको प्रोड्यूस करके देगा H+ और OH माइनस, और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट तब बनता है जब OH यानी नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन पर जुड़े जिसके पास कम हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इस कार्बन पे OH देंगे और इस कार्बन पे H, और उसके चक्कर में ये पाई बॉन्ड तोड़ देंगे। तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा मिलना चाहिए। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास यहां पर आ जाएगा OH और यहां पर आ जाएगा H। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझना मेरे बच्चे, ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, हम इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये मेजर प्रोडक्ट है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर मैं आपको बड़ी जरूरी बात बताना चाहूंगा, ये हमारा एक्सपेक्टेड मेजर प्रोडक्ट है, बट एक्चुअल मेजर प्रोडक्ट कुछ और ही बनता है। जो एक्चुअल मेजर प्रोडक्ट है, लेट मी शो यू वो कैसा बनता है। बड़ा अजीब सा देखने को मिलेगा आपको। CH3 OH इस कार्बन पर आता है, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है भी नहीं उस कार्बन पर OH आ जाता है। अब ये बड़ी अजीब बात है, ये देखो, इस कार्बन पर, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है भी नहीं उस कार्बन पर OH आता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब देखो, पहली बात तो यार ये हम प्रैक्टिकली बार बार चेक करते हैं और हमें बार बार मेजर प्रोडक्ट यही मिलता है, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, इस बात को जरूर सुधारा जा सकता है कि हो सकता है कि ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करने की बजाय कुछ और बिहेवियर फॉलो कर रही है। और इस तरह के अलग अलग मॉलिक्यूल जब हमने और ज्यादा उनकी एक्सपेरिमेंट कर मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करी और बार बार देखा कि मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो हमने अक्सर पाया कि वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि OH किसी ऐसी जगह पर जाकर लग जा रहा है जहां पर डबल बॉन्ड है भी नहीं। तो फिर हमने उस पर लॉजिकल थिंकिंग लगाई कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों है कि यहां पर जहां डबल बॉन्ड है भी नहीं वहां पर OH कैसे लग जा रहा है। और जब हमने पैटर्न पकड़ा तो हमें समझ में आया कि मैकेनिज्म के थ्रू इस आंसर को बताया जा सकता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन को इन्वॉल्व करके। कैसे बताया जा सकता है, लेट मी टेल यू। ठीक है, फटाफट देखते हैं। तो अब इसका रीजन बताते हैं, और इसका रीजन मैकेनिज्म है। चलो फटाफट देखते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या बोलती है मेरे बच्चे? सबसे पहले जैसे मान लो हमारे पास ये एल्कीन है, अब इस एल्कीन में सबसे पहले अटैक कौन करेगा? H3O+। तो आप H3O+ के इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को इन डबल बॉन्ड में से किसी एक कार्बन पर अटैक कराओगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इस हाइड्रोजन का अटैक ऐसे कार्बन पे कराना जिस पर बॉन्ड करने की वजह से उसके बगल वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बन जाए। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपने इस हाइड्रोजन को इस कार्बन पर अटैक कराया, तो देखो एक केमिकल स्टेप में दो चीजों का अगर आपस में अटैक हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने वाला है। तो हम इस हाइड्रोजन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। अब इस कार्बन का अगर आपने बॉन्ड बनाया मेरे बच्चे, तो प्रोडक्ट देखो कैसा बनेगा, CH3 CH CH3, यहां पर रहेगा सिंगल बॉन्ड। देखो जहां पर रिएक्शन हुई है वहीं पर सारा प्रोसीजर होगा। अब अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन से बॉन्ड करने वाला है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन भी इसी कार्बन पर माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, अब क्यों माइग्रेट करेगा भाई? जब पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएंगे तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे इस हाइड्रोजन को देने के लिए, यानी बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस कार्बन पर डबल बॉन्ड की बजाय आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन से दो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा। और क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट कर गए तो इस कार्बन का भाई दो इलेक्ट्रॉन में से इस पाई इलेक्ट्रॉन में, इस पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था। अब वो इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन के ऊपर चला गया तो इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया। और जरा नोटिस करो, ये मेरे बच्चे 2 डिग्री का कार्बोकेटायन है, क्योंकि यहां पर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो अगल बगल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और जितने ज्यादा डिग्री का कार्बोकेटायन होगा उतना ही ज्यादा ये स्टेबल है। तो ऐसा नहीं है कि ये हाइड्रोजन इसी कार्बन पर बॉन्ड हो सकता था, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे भी बॉन्ड करा सकते थे आप। पर नोटिस करो, जब हम हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर बॉन्ड करा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज उसके बगल वाले कार्बन पे आ रहे हैं। सिमिलरली अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन को इस कार्बन पे बॉन्ड कराया तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आता, और अगर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आता तो ये तो बस एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन होता। और हमें पता है ये रिएक्शन हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन को
ज्यादा बनाने की कोशिश करती है। और क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, तो यहां पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ही बनेगा। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर ये इंफॉर्मेशन आपको अपने दिमाग में रिटेन करने की जरूरत है मेरे बच्चे। क्या इंफॉर्मेशन रिटेन करने की जरूरत है? इंफॉर्मेशन ये है कि जब कभी भी आप दरअसल में एल्कीन की रिएक्शन वाटर से करा रहे होगे, तो पहले स्टेप में जब एसिडिक हाइड्रोजन या वाटर से आने वाला जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड के किसी कार्बन को मिलेगा, तो आपको उस कार्बन को हाइड्रोजन देना है जिससे बगल वाले कार्बन पर आने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बने। जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा उतने ही ज्यादा चांस होंगे उस कार्बोकेटाइन के बनने के। तो हमेशा हाइड्रोजन उस कार्बन को देना है जिससे डबल बॉन्ड से जुड़ा दूसरा कार्बन का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। अब ये बात समझ में आ गई, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो अब यहां पर कायदे से OH को अटैक कर जाना चाहिए इस स्टेप के अकॉर्डिंग। भाई वाटर इसी कार्बोकेटाइन पर अटैक कर जाए, तो यहां पर वाटर अगर इसी कार्बोकेटाइन पर अटैक करता तो यही प्रोडक्ट बनता जो हम चाह रहे थे। भाई कार्बोकेटाइन यहां पर आया है, वाटर अगर इसी कार्बन पर अटैक कर जाए तो इसी कार्बन पर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। पर यहां तो OH आ नहीं रहा, OH इसके बगल पे आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि नोटिस करो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया जिसकी वजह से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। पर जरा सोचो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस बगल वाले कार्बन पे आ जाए और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाए, जस्ट सोचो बस इस बात को, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाए, मैं आपके लिए बना देता हूं, और ये जो हाइड्रोजन है ये बगल वाले कार्बन पे चला जाए, बाकी हमें आगे कोई छिड़कानी करने की जरूरत नहीं है। तो आप नोटिस करो ये कार्बोकेटाइन दरअसल में 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं ना। तो यहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे मेरे बच्चे। तो यहां पर इस तरह से ये प्रोसेस हो सकता है, और इसी प्रोसेस में कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो रहा है। 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर बना रहे हैं 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। तो इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। और ये रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे हुआ है? तो ये हाइड्रोजन बगल वाले कार्बोकेटाइन पर शिफ्ट हुआ है, और ये हाइड्रोजन दरअसल में हाइड्राइड के फॉर्म में शिफ्ट होता है, मतलब H- के फॉर्म में शिफ्ट होता है। तो इसलिए इसे बुलाया जाता है हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, अच्छा ये सब चीजें मैं हटा दे रहा हूं यहां से, क्योंकि वरना फिर जितनी ज्यादा चीजें लिखी होंगी उतना आप कंफ्यूज होगे। बाकी आप नोट्स में तो बना ही सकते हो। तो ये हो गया मेरे बच्चे हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन इधर जाएगा और कार्बोकेटाइन इधर आ जाएगा। अब ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बना जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री वाले से भी ज्यादा स्टेबल है। और अगर 2 डिग्री वाले से ज्यादा स्टेबल है तो आगे रिएक्शन ये कंटिन्यू करेगा। तो इस कार्बन पर जहां पॉजिटिव चार्ज आया है, अब ये वाटर को अपने ऊपर अटैक करवा लेगा ये, और वाटर अगर इसके ऊपर अटैक करेगा तो इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे 3 बॉन्ड, और अगर इस ऑक्सीजन के पास आ गए 3 बॉन्ड तो ये मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबल हो गया। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अब ये क्या करेगा? ये एक और वाटर से अपने H+ को बॉन्ड करा देगा। तो ये H इस H2O को मिल जाएगा तो बन जाएगा H3O+। ये H अगर निकल गया तो ये OH इस कार्बन से जुड़ा रहेगा, और ये OH अगर इस कार्बन से जुड़ा रहा तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये तो इस वजह से ये हमारा फाइनल मेजर प्रोडक्ट बनेगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की वजह से। तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझना, मैं कलेक्टिवली आपको सारी बातें एक बार रिकॉल करा देता हूं। दरअसल में अगर हमें एक नॉर्मल एल्कीन दे रखी है एसिमेट्रिकल, तो उसमें अगर आपको वाटर ऐड करना है एसिड की प्रेजेंस में तो आप मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर सकते हो। पर मेरी एडवाइस ये रहेगी, हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल से बेटर होगा मेंटली आप मैकेनिज्म फॉलो करो। मतलब तुरंत सोचो क्या क्या होगा। H3O+ से एक H+ आएगा, वो H+ डबल बॉन्ड में से किसी एक कार्बन को किसी एक कार्बन को देना है, और उस कार्बन को देना है जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए। और कैसे बनाएगा? अगर आपने इस कार्बन को हाइड्रोजन दिया तो उसके बगल वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। तो आपको डबल बॉन्ड में से उस कार्बन को हाइड्रोजन देना है, ये बात याद रख लो। डबल बॉन्ड में से उस कार्बन को हाइड्रोजन देना है जिससे बगल वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए। तो जैसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, अगर उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है कि वो रीअरेंज होकर 2 डिग्री से 3 डिग्री हो जाए या 2 डिग्री से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए, तो वो और ज्यादा स्टेबल होने की कोशिश करेगा।
और स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन को शिफ्ट कर सकता है। मान लो यहां CH3 लगा होता तो CH3 को भी शिफ्ट कर सकता था। अगर कोई भी 2 डिग्री का कार्बोकेटायन 3 डिग्री बन सकता है, 1 डिग्री का कार्बोकेटायन 2 डिग्री बन सकता है, या कोई ऐसा कार्बोकेटायन है जो अभी 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, बाद में रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है, तो हमेशा और ज्यादा स्टेबल होने के लिए वो अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। ठीक है, पर जैसे ही वो रीअरेंज करेगा आप आगे मेजर प्रोडक्ट उसी कार्बोकेटायन पे अटैक करा के बना दोगे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। तो ज्यादा एडवाइस मेरी आपको ज्यादातर एडवाइस ये रहेगी, जब भी आप एल्कीन का एसिडिक हाइड्रेशन कर रहे हो, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन कर रहे हो, तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करने की बजाय क्रिटिकल केसेस में आप कोशिश करो दरअसल में मैकेनिज्म फॉलो करो कि कहीं रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा। अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो वहां पे रीअरेंजमेंट की हेल्प से आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, अब एनसीईआरटी में क्योंकि ये बात गिवन है तो आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, चाहे आप जे के लिए तैयारी कर रहे हो या नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, इस टाइप का कोई ना कोई रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन का क्वेश्चन पक्का आपके सेट में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसे बहुत अच्छे से समझ के चलना। जिन बच्चों ने 11th क्लास में थोड़ा डिसेंटली पढ़ाई करी है ऑलरेडी उन्हें ये बात पता भी होगी, एक बार आपके लिए बस रिवाइज हो गई है। जिन्हें नहीं पता है वो अभी से पता करना शुरू कर दो, दिमाग में ये सारी इंफॉर्मेशन रिटेन करना शुरू कर दो। देखो सारा गेम रिटेंशन का है। जब जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप रिटेन करोगे उतना अच्छे से आप किसी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। दरअसल बच्चे जब ये बोलते हैं ना कि सर हमने क्लासरूम में तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, हमने नोट्स भी अच्छे से बनाए हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने बैठते हैं तो हमसे नहीं होते। उसके पीछे रीजन यही होता है कि भले चाहे आप लोगों ने क्लासरूम में बहुत अटेंटिवली पढ़ाई करी हो, क्लासरूम में सर आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं वो आपने ढंग से प्रैक्टिस करे, पर उसके साथ दिक्कत ये है कि आपने क्लासरूम की सारी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रिटेन नहीं करा है, वो कॉपी में रखी हुई है। और आप नोटिस करना जब आप न्यूमेरिकल लगाते हो और कॉपी में जितने भी आपने पॉइंट्स लिख रखे हैं उसको अपने सामने रख के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वो हो जाएंगे। कई बार आप ये नोटिस करोगे कि कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट में कोई क्वेश्चन आया हमसे नहीं बनता, हम घर पे जाते हैं कॉपी खोल के देखते हैं, में आ जाता है ये काम तो ऐसे होने वाला था और बड़े आराम से वो चीज हो जाती है। ठीक है, ऐसा होता है, अक्सर होता है। मैंने आपको क्या बात बताई, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपने टेस्ट में कोई क्वेश्चन है वो आप नहीं कर पाए, घर गए आपने नोट्स खोले, देखा यार ये फॉर्मूला था, ये कॉन्सेप्ट था, और वो आपसे न्यूमेरिकल बड़े अक्सर। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। एक मिनट मेरे बच्चे कुछ तो इसमें इशू है तो मैं सही कर देता हूँ। चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, ये कुछ तो घाटों में आइए, सब सही है। ठीक, चले फटाफट आगे बात करें। तो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे मैं ही आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। मान लो मेरे बच्चे ये पेरिल ग्रुप है, मतलब बेंजीन एक तरह से, हमें इस कंपाउंड में वाटर ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो यहां मार्कोनिकॉफ रूल आप ऐड कर दोगे कि भैया डबल बॉन्ड पे मिरर अगर आपने रखा तो राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट से मैच नहीं कर रहा है तो ये एक एसिमेट्रिकल एल्कीन है, और अगर ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मार्कोनिकॉफ रूल से सीधे वाटर ऐड कर दोगे, नहीं। अब आपको मैकेनिज्म पता है, मेरी एडवाइस है मैकेनिज्म से ही करना। तो सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों में से किसी एक कार्बन को हाइड्रोजन देना है, और डबल बॉन्ड में से जुड़े उस कार्बन को हाइड्रोजन दो जिसकी वजह से बगल वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बने। तो जरा सोचो, अगर आप इस कार्बन को हाइड्रोजन दे दोगे तो उसके बगल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके इधर भी लेफ्ट में भी कार्बन है, राइट में भी कार्बन है, तो 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा। ये बात, ये स्टेप अपने दिमाग में रखो क्योंकि ये आपका टाइम बचाएगा। तो मेरे बच्चे, अगर मैं यहां पर रिएक्शन फॉलो करता हूं तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं H+ सीधे इस पे अटैक करा दूं, वैसे मैंने H3O+ लिखा था, टाइम बचाने के लिए आप H+ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, H+ अगर इस पे अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन भी इधर माइग्रेट करेंगे, जिसके चक्कर में इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्योंकि मेरे पास जगह अवेलेबल है तो मैं यहां पर बड़े आराम से मेरे बच्चे C6H5 को बेंजीन रिंग की तरह बनाकर दिखा रहा हूं। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया और इस कार्बन पर हाइड्रोजन। बाकी मेरे बच्चे समझदार हैं, वो समझ गए होंगे ये तो यार 2 डिग्री का कार्बोकेटायन है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाए तो ये 3 डिग्री का बन सकता है। अब पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट करने के लिए इस कार्बन से इन तीनों में से किसी एक ग्रुप को इधर भेजना होगा। बेंजीन ग्रुप भेजें, मतलब फेनिल ग्रुप भेजें, CH3 भेजें, क्या भेजें?
तो कोई लोग ये सोच सकते हैं यार 2 CH3 एक CH3 इधर भेज दो, हालांकि भेजना CH3 है पर ये लॉजिक गलत है कि 2 CH3 तो एक CH3 इधर भेज दो। नहीं, आपको इन तीनों में से वो चीज या वो स्पीशी यहां पर भेजनी है जिसकी वजह से यहां पर बनने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो। तो जरा सोचो, अगर 2 में से एक CH3 हम इधर भेज दें तो जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में भी रहेगा और 3 डिग्री भी हो जाएगा। तो मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज है वो तो बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हो जाएगा। और हमारा अल्टीमेट गोल इस कार्बोकेटायन को और ज्यादा स्टेबल बनाना है। रीअरेंजमेंट जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि कार्बोकेटायन और ज्यादा स्टेबल बने, इसलिए हम यहां पर इस CH3 को इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर CH3 को हमने इधर शिफ्ट करा तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कैसा बनेगा, यहां पर मेरे बच्चे बेंजीन रिंग, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर CH, यहां पर CH3, आगे सिंगल बॉन्ड CH3, ये CH3 इधर, ये पॉजिटिव चार्ज इधर, ये बन गया। अब इस कार्बोकेटायन पर अटैक कौन करेगा, वाटर। आप सीधे OH भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वाटर अटैक करेगा। अच्छा यार, अब देखो वाटर को ना ऊपर कम जगह है तो ऊपर लिख लेता हूं मैं, और बेंजीन रिंग को बड़ा स्पेस चाहिए तो मैंने नीचे लिख दिया। ऐसा करना अलाउड है, मतलब कई बार बच्चों को लगता है अरे सर ऐसे ये कैसे हुआ, ऑक्सीजन ने इधर अटैक करा, बेंजीन रिंग नीचे आ गई। नहीं, अरे यार बेंजीन रिंग इसी कार्बन पर जुड़ी हुई है, तो आप ऊपर नीचे कहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहां पर आ गया CH3, ये आ गया CH3। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये मॉलिक्यूल वाटर से अपने इस हाइड्रोजन को बाहर निकलवा देगा, और जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो आपको बाहर निकलते हुए मिल जाएगा H3O+, ये H2 और ये हाइड्रोजन जोड़कर H3O+ बना लेगा, और ये OH इस कार्बन पर रह जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बनेगा। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन मेरे बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया है, इसे अच्छे से याद रखना। और मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई भी रिएक्शन, मतलब हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा, फिलहाल मैं यहाँ से देख लो आप, फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन हर उस जगह पर पॉसिबल है जहां पर कोई कार्बोकेटायन बनता है। और आपकी नॉलेज के लिए अभी बता दूं मैं कि कार्बोकेटायन रीअरेंज होते हैं, कार्ब एनायन रीअरेंजमेंट नहीं होते, या फ्री रेडिकल रीअरेंज नहीं होते। तो अब जहां पर अगर मान लो किसी मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल बन रहा है या कार्बन आयन बन रहा है तो वहां पर रीअरेंजमेंट आप नहीं कराओगे, आप मोस्टली रीअरेंजमेंट कराते हो कार्बोकेटायन का ही। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी है, कार्बोकेटायन बन रहा है, तो वहां पर रीअरेंजमेंट के चांसेस होंगे। और रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन इसलिए करता है ताकि वो और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना ले। तो मुझे उम्मीद है ये वाली बात आप लोगों को अच्छे से पकड़ में आ गई है, यहां तक ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अपने कहानी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब यार हम लोग बात करना शुरू करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में। ये भी दरअसल में अल्कोहल बनाने का एक तरीका है और एल्कीन की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एल्कीन है, किसी एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन से अगर करानी है, मतलब हाइड्रोबोरेशन कराना है, तो उसमें हम उसकी रिएक्शन कराते हैं डाइबोरेन से। B2H6 को मेरे बच्चे बुलाया जाता है डाइबोरेन। डाइबोरेन इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये BH3 का डाइमर है, दो BH3 की यूनिट आपस में जुड़ती हैं तब जाकर क्या बनेगा, B2H6। और ये होता है B2H6 की रिएक्शन टेट्राहाइड्रोफुरान की प्रेजेंस में। टेट्राहाइड्रोफुरान एक सॉल्वेंट है जो B2H6 और एल्कीन को डिसॉल्व करने का काम करेगा। इन दोनों की पहले हम रिएक्शन होने देते हैं, फिर रिएक्शन होने के बाद इसमें बाद में डाल देते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सम बेस। जब कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट के बाद एरो के ऊपर ऐसे 1 और 2 नंबर के साथ कुछ रिएजेंट लिखे हुए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पहले इस कंपाउंड की रिएक्शन आप इस पूरी चीज से कराओगे जिसके पीछे नंबर 1 लिखा है। अब इन दोनों की रिएक्शन से कोई कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड इसके साथ रिएक्शन करेगा जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, और फाइनल प्रोडक्ट मेरे बच्चे यहां बनता है अल्कोहल। ठीक है, तो एल्कीन की रिएक्शन अगर इन दोनों स्टेप से कराओगे तो फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे मान लो हमारे पास एथीन है, एथीन की रिएक्शन मैंने पहले करा दी B2H6 से, टेट्राहाइड्रोफुरान हमारा सॉल्वेंट होगा, बाद में हाइड्रोजन परऑक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ सम बेस। कई बार बेस को NaOH की बजाय सिर्फ OH- भी लिखते हैं। प्रोडक्ट बनाना है, कुछ नहीं करना, आपको अल्कोहल बना देना है। यानी डबल बॉन्ड की जगह पर सिंगल बॉन्ड ले आओ, और डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर एक कार्बन पे OH और एक कार्बन पर हाइड्रोजन ले आओ। अब ये क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप डबल बॉन्ड में से किसी भी कार्बन को OH दे सकते हो और किसी भी कार्बन को हाइड्रोजन दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिकल एल्कीन में क्योंकि राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाला पार्ट डबल बॉन्ड के बिल्कुल सेम होता है,
तो आप किसी को भी हाइड्रोजन दो, किसी को भी OH दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट बार बार सेम ही बनेगा। दिक्कत आती है एस सिमेट्रिकल एल्कीन में, कि मान लो अगर हमारे पास एस सिमेट्रिकल एल्कीन है तब क्या करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए मेरे पास मेरे बच्चे ये आ गया, अब यहां पर अगर मैंने मिरर रखा डबल बॉन्ड पर, तो डबल बॉन्ड के राइट वाला पोर्शन लेफ्ट वाले पोर्शन की मिरर इमेज नहीं है, और अगर ये दोनों मिरर इमेज नहीं है तो इन्हें हम बोल सकते हैं ये एस सिमेट्रिकल एल्कीन है। और अगर ये एस सिमेट्रिकल एल्कीन है और मैंने कहा यार इसकी रिएक्शन आप करा दो डाइबोरेन से इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफेरॉन और बाद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब एस सिमेट्रिकल एल्कीन में आप H इसे दे सकते हो, OH इसे, OH इसे दे सकते हो, H इसे, तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक ये बनेगा कि OH इससे मिल जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, और हाइड्रोजन इसे, दो हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन दोगे तो CH3 बनेगा। कई बार बच्चे ये चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और जो बच्चे ये चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पाते उन्हीं से रिएक्शन नहीं बनती है। नोटिस करना यहां पर, ये देखो कौन सा बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूटा। अब पाई बॉन्ड टूटा है तो पाई बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच में है वो नए बॉन्ड बनाएंगे, क्या बॉन्ड बनाए उन्होंने ये भी देखो। पहली बात तो पाई बॉन्ड तोड़ दिया तो यहां पर प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड बनाना नहीं, फिर इस कार्बन पर OH आ जाएगा और इस कार्बन पे H। एक और पॉसिबिलिटी है, आप इस कार्बन को H दे दो, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन को OH दे दो, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। अब इन दोनों में से एक मेजर प्रोडक्ट है और एक माइनर प्रोडक्ट है। अब सवाल ये है इन दोनों में से कौन मेजर है कौन माइनर है। तो दरअसल में हाइड्रोबोरेशन जब हम करते हैं तो ये हाइड्रोबोरेशन प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से चलता है और मेजर प्रोडक्ट बनाता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से अगर चलेगा तो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए OH उस डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन को दोगे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये बात ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दरअसल में एंटी मार्कोनिकॉफ से वाटर को ऐड कराता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहां पर रीअरेंजमेंट के कोई चांस नहीं होते, क्योंकि कोई कार्बोकैटायन वगैरह नहीं बनता यहां पर। अब क्योंकि कोई कार्बोकैटायन नहीं बनने वाला तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो बिना किसी भी इशू के आप सीधे कभी भी, चाहे सिमेट्रिकल एल्कीन हो चाहे एसिमेट्रिकल एल्कीन हो, अगर बोरेन से और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से उसकी रिएक्शन हो रही है, सीधे एंटी मार्कोनिकॉफ से वाटर ऐड करके मेजर प्रोडक्ट बना दो, ऑलवेज, बिना किसी झिझक के, बड़े आराम से एंटी मार्कोनिकॉफ से वाटर ऐड करो, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से आपको हाइड्रोबोरेशन करना होता है। अच्छा एक और बात बता देता हूं अभी यहीं पर मैं आपको, कि जब हम हाइड्रोबोरेशन करते हैं, ठीक है, तो कई बार B2H6 की जगह पर BH3 लिखा होता है, यानी बोरेन लिखा होता है। BH3 लिखा होगा तो भी ये रिएक्शन ऐसे ही कंटिन्यू होगी मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या मैंने बात बताई, फटाफट मैं आपको बता देता हूं फिर से। जैसे मान लो हम लोगों ने अभी इस बहुत ही समस्या वाली एल्कीन का हाइड्रेशन, एसिडिक कैटलाइज हाइड्रेशन करा था। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं लेकिन डाइबोरेन के प्रेजेंस में। और मैंने आपको बताया वाटर ऐड करोगे डाइबोरेन के प्रेजेंस में तो बिना कोई रीअरेंजमेंट करे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से सीधे मेजर प्रोडक्ट बना दो। यहां पर मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, यहां अभी हम लोगों ने क्या करा था, जब इस एल्कीन का एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करा था, कहां गया ये यही तो सेम एल्कीन है। इस एल्कीन का जब एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करा था तो मेजर प्रोडक्ट में OH उस कार्बन पर आ गया था जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड था भी नहीं। लेकिन जब यहां पर आप करने बैठोगे तो क्योंकि यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता तो आप सीधे मेजर प्रोडक्ट बनाओ, और सीधे मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करो। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड में से उस कार्बन को आप OH दोगे जिसके पास एक्चुअल में ज्यादा हाइड्रोजन है, तो इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है तो मेजर प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। और ये दो रिएक्शन जो मैंने आपको करके दिखाई है ना मेरे बच्चे, ये आपसे डायरेक्टली पूछी भी जा सकती है। तो इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, इसे एक और हाइड्रोजन दे दो, तो एक हाइड्रोजन पहले से एक और हाइड्रोजन आपने दिया, ये सोच के चलो दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कार्बन को आप OH दे दो तो ये आ गया OH, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कोहल। माइनर बनाने की जरूरत नहीं होती, रिएक्शन में जब माइनर पूछा जाए तो बनाना है, नहीं पूछा जाए तो आपको मेजर प्रोडक्ट ही बना के चलनी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये रिएक्शन आपको समझ में आई है, डाइबोरेन से कैसे रिएक्शन होती है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब यार डाइबोरेन से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल से बताया गया, मैंने NCERT से ही पिक करा है, ठीक है। तो अच्छा ये एक्चुअल में एक बात बता दूं, ये मैकेनिज्म नहीं है, ये एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया है जो बस ये बता रहा है कि अच्छा ऐसे ऐसे ये स्टेप होते हैं। एक मिनट देना मेरे बच्चे यार, जरा पानी पी लूं मैं।
तो यहां पर दरअसल में कहानी कैसे चलेगी, ये मैकेनिज्म नहीं है, ये तो स्टेप्स बता रहे हैं कि दरअसल में अगर हम एल्कीन की रिएक्शन डाइबोरेन से या BH3 से कराते हैं तो कैसे कैसे स्टेप परफॉर्म होते हैं। तो दरअसल में डाइबोरेन से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन एक ही स्टेप में नहीं होती बल्कि 3-4 स्टेप में होती है। कैसे होती है समझ के चलना, क्यों, क्योंकि अगर ये आइडिया एनसीईआरटी में गिवन है तो इस पूरे सीक्वेंस को वो आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे, वो ये दोनों रिएक्टेंट लिख देंगे, यहां पर ए लिख देंगे, फिर इसको लिख देंगे, यहां पर बी लिख देंगे, इसको लिख देंगे, यहां पर सी लिख देंगे, इसको लिख देंगे, यहां पर डी लिख देंगे। आपको एबीसीडी ढूंढ के बताने होंगे क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दरअसल में रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई है। बस 2 मिनट की बात है, बहुत ही सिंपल सा आइडिया। ऑब्जर्व करना, ये एल्कीन है हमारे पास, कैसी एल्कीन है, एसिमेट्रिकल एल्कीन है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये नोटिस करो, ये डाइबोरेन है हमारे पास। ये अगर आप ध्यान से देखोगे 2 हाइड्रोजन बोरॉन से जुड़े हैं और 1 हाइड्रोजन इधर है, तो ये BH3 लिखा है, होल ट्वाइस लिखा है। होल ट्वाइस का मतलब इसकी 2 यूनिट आपस में जुड़े एक तरह से, यानी ये क्या बना है, B2H6। तो ये डाइबोरेन ही है, लेकिन भले चाहिए डाइबोरेन है लेकिन रिएक्शन इसमें से सिर्फ एक BH3 करता है, ठीक है। तो यहां पर रिएक्शन एक ही BH3 करेगा। कैसे करेगा जरा ध्यान से सुनना। बोरॉन दरअसल में ना एक आप कह सकते हो मेटलॉइड है, मतलब मेटल नॉन मेटल के बीच का कंपाउंड है। मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी शो करता है, नॉन मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन इसकी मेटालिक प्रॉपर्टी यहां पर शो होती है। और मेटल से जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो मेटल के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये बात क्लियर हो रही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहीं पर आपको यह पता चलेगा कि दरअसल में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहां फॉलो क्यों हो रहा था। जब हम लोगों ने एल्कीन की रिएक्शन डाइबोरेन से करी थी तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो क्यों हो रहा था, दरअसल में हो मार्कोनिकॉफ रूल ही रहा था, पर किसी और तरीके से। कैसे हो रहा है जरा देखना, और वो ऐसा तरीका है कि जिसके चक्कर में हमें ऐसा लग रहा है कि वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है। कैसे हो रहा है जरा ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है बहुत। BH2 पर बोरॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर नेगेटिव। अब जरा नोटिस करो, एक एल्कीन में अगर हमें एक चीज ऐड करनी है जिसपे एक चीज नेगेटिव और एक चीज पॉजिटिव है, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट होता है वो डबल बॉन्ड से उस कार्बन को मिलता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। मार्कोनिकॉफ रूल यही तो बोलता है कि डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन को आप रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट दोगे जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो यार ये हाइड्रोजन BH3 में खुद नेगेटिव है और ये डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन को देंगे जिसके पास कम हाइड्रोजन है। यानी इन शॉर्ट ये हाइड्रोजन जो कि नेगेटिव है वो इसी कार्बन पर आने वाला है। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर आ जाएगा और ये BH2 इस कार्बन पर आ जाएगा। तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन आ गया, इस CH2 पर BH2, और हुआ तो मार्कोनिकॉफ रूल ही ना। पर हाँ, इस रिएक्शन में कोई दरअसल में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई कार्बोकेटायन वगैरह नहीं बनता, ये सीधे जाकर एड ऑन हो जाता है इसके ऊपर, ठीक है। अब इस बोरॉन के पास अभी भी 2 हाइड्रोजन है, तो इन हाइड्रोजन पर नेगेटिव और बोरॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये BH2 एक नए एल्कीन के साथ रिएक्शन कर सकता है। इस नए एल्कीन के उस कार्बन को जिसके पास कम हाइड्रोजन है, ये बोरॉन 2 में से अपना एक और हाइड्रोजन दे देगा और खुद इस CH2 पर जाकर जुड़ जाएगा। यानी क्या स्टेप होगा, मैं ये स्टेप आपको दोबारा बता रहा हूं, इन दोनों के बीच में रिएक्शन कैसे होगी जरा ये देखना। यहां पर तो इन्होंने सीधे बता दिया, मैं आपको पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बता देता हूं। ये हमारी एल्कीन है, इस एल्कीन को रिएक्शन करनी है मेरे बच्चे इस मॉलिक्यूल के साथ CH3 CH2 CH2 BH2। तो मैं ऐसे लिख देता हूं CH3 CH2 CH2 BH2 को मैं जानबूझ के ऐसे बड़ा ओपन करके लिख दे रहा हूं। अब जरा नोटिस करना, BH2 में इस हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और इस बोरॉन पर पॉजिटिव चार्ज। एल्कीन में अरे यार हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज। अब ये जो हाइड्रोजन है नेगेटिव, ये उस कार्बन को मिलेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और ये बोरॉन जो कि ये पूरा स्ट्रक्चर है और इस पूरे स्ट्रक्चर से ये पूरी चीज जुड़ी रहेगी, ये मिलेगा इस कार्बन को। तो मैं यहां पर ये जो मेस मच गया इसको हटा देता हूं। कुल मिला के बात ये है, यहां से लेकर ये पूरा स्ट्रक्चर बोरॉन के थ्रू इस पे जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन इस पे। तो देखो जरा स्पीशीज क्या बनेगी, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर बोरॉन इस कार्बन पे जुड़ जाएगा तो बोरॉन एक हाइड्रोजन, और बोरॉन से इधर क्या जुड़ा हुआ है CH2 CH2 CH3। ये बोरॉन मैंने इस पे जोड़ दिया, ठीक है। अब जरा नोटिस करना मेरे बच्चे, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है ना,
तो यार अगर सेम है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस BH। क्योंकि इतना लंबा ओपन स्ट्रक्चर लिखने का क्या फायदा, क्योंकि मैं समझदार हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो मैंने अपनी समझदारी का परिचय दिया और ऐसे लिख दिया, और एनसीईआरटी के लिखने वाले तो मेरे से भी ज्यादा समझदार है, उन्होंने ऐसे लिख दिया, CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस BH। तो ये कैसे आया समझ में आया ना। ये BH2 ने एक हाइड्रोजन जब इस कार्बन को दिया और बोरॉन इस कार्बन से जुड़ा, तो बोरॉन की 2 यूनिट्स बिल्कुल सेम चीजों से जुड़ गई। लेकिन अभी भी इस बोरॉन के पास एक और हाइड्रोजन है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, तो ये एक और एल्कीन से रिएक्शन कर सकता है। ये हाइड्रोजन मिलेगा इस कार्बन को और बोरॉन जुड़ जाएगा इस कार्बन से। तो अब की बार हमारे पास टोटल 3 CH3 CH2 CH2 ग्रुप आ जाएंगे। तो यहां पे देखो टोटल CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस आ गए, 3 ग्रुप आ गए, और बोरॉन इन तीनों से जुड़ा रहेगा। अब बोरॉन जब कार्बन से जुड़ेगा तो कहानी वही है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और बोरॉन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जैसे ही आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करते हो तो कार्बन और बोरॉन के बीच में जो बॉन्ड बने हैं ना, ये बॉन्ड OH की हेल्प से टूट जाते हैं। तो यहां पर नोटिस करना, ये जो लास्ट स्ट्रक्चर है ना, ये कैसा स्ट्रक्चर है, दरअसल में बोरॉन से मेरे बच्चे 3 यूनिट इस तरह से जुड़ी हैं, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अरे वाह क्या हैंडराइटिंग बन रही है। और इधर CH2 CH2 CH3, ये इस तरह से बनेगा, ये लाइक दिस। अब ये बोरॉन और कार्बन का बॉन्ड जब भी टूटेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हेल्प से, तो यहां बेसिकली में ऑक्सीडेशन होगा और दोनों यूनिट को OH मिलेगा। यानी इस कार्बन को भी OH दोगे, इस बी को भी OH दोगे, तो कितने आपको OH देने हैं, इधर भी OH इधर भी OH इधर भी OH इधर भी OH, तो बोरॉन को 3 OH मिलेंगे। बोरॉन को 3 OH मिले तो बोरॉन को 3 OH दिए, BOH होल थ्राइस बन गया, और हर एक यूनिट को, हर इस प्रोपेल ग्रुप को एक और OH मिलेगा, तो प्रोपेल अल्कोहल बनेगा, लेकिन 3 यूनिट बनेगा, तो प्रोपेन 1 ऑल बना। और अल्टीमेटली फाइनल ये प्रोडक्ट बना, जो कि आप पहले स्टेप भी बना सकते थे। याद करो जब हम लोगों ने प्रोपीन की रिएक्शन डाइबोरेन से कराई थी डायरेक्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है, प्रोपेनॉल बना है ना। देखो क्या अभी भी फाइनल प्रोडक्ट प्रोपेनॉल ही बनता है। जब हम डायरेक्ट करते हैं, सारे स्टेप फॉलो करने की बजाय अगर हम डायरेक्ट करते हैं, तो मेजर प्रोडक्ट देखो प्रोपेनॉल ही तो बना। तो आपको सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने सारे स्टेप क्यों बताए हैं मेरे बच्चे, ये इसलिए बता दिए कि मान लो अगर एनसीईआरटी में क्योंकि गिवन है, और ये स्टेप देकर यहां A लिख दिया, ये स्टेप देकर यहां B लिख दिया, ये स्टेप देकर यहां C लिख दिया, ये स्टेप देकर यहां D लिख दिया, तो ABCD पहचान पाओ। या आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जितनी भी स्टेप होते हैं प्रोपीन के हाइड्रोबोरेशन से रिएक्शन करने पर, वो सारे स्टेप लिखो। तो ये स्टेप लिखने पड़ेंगे आपको, और करना कुछ नहीं है, मार्कोनी-गॉफ रूल से पहले 3 स्टेप में आप 3 एल्कीन में बोरेन को ऐड कर दो, ठीक है। तो फाइनल मिलेगा बोरॉन, और ये 3 प्रोपेल ग्रुप बोरॉन के साथ जुड़े रहेंगे, बाद में इसका ऑक्सीडेशन कर दो, आपको प्रोपेनॉल मिल जाएगा। ये स्टेप आपको करने होंगे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया, और कैसे हो रहा है। और फाइनल प्रोडक्ट ऐसा लग रहा है कि एंटी मार्कोनी-गॉफ रूल एंटी मार्कोनी-गॉफ रूल से वाटर ऐड करने पर बन गया है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं कि आपको सीधे अगर एक ही बार में ये स्टेप लिखना है, तो सारे स्टेप नहीं लिखने, फाइनल प्रोडक्ट लिखना है, तो आप सीधे एंटी मार्कोनी-गॉफ रूल से वाटर ऐड कर दो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपको सीधे इस रिएक्शन का सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है, स्टेप नहीं लिखने, तो आप सीधे एंटी मार्कोनी-गॉफ रूल से वाटर ऐड कर देना, एल्कीन में मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। मान लो स्टेप पूछ लिए तो मेरे बच्चे हर बार एक एक स्टेप करना पड़ेगा, और स्टेप करने का तरीका वही है। बोरेन में BH2 पर पॉजिटिव चार्ज होगा बोरॉन पर, और हाइड्रोजन में नेगेटिव, तो आप मार्कोनी-गॉफ रूल से ऐड करो और लगातार ऐड इसी BH2 के हाइड्रोजन को निकालकर करते चले जाओ। फाइनल में इसका ऑक्सीडेशन कर दो, फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है वाली बात आप लोगों को पकड़ में आ गई है। हाँ, एक जरूरी बात इस रिएक्शन के बारे में और मैं बता दूं। इस रिएक्शन के बारे में जो जरूरी बात है वो ये कि दरअसल में हाइड्रोबोरेशन ना सिन एडिशन टाइप की रिएक्शन है। सिन एडिशन का मतलब होता है कि दरअसल में H और OH जब इसमें आकर ऐड होंगे, तो एल्कीन में सेम साइड से आकर ऐड होंगे। ये इसका मतलब क्या है, फटाफट मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, हालांकि ये बात ना एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, पर ये आपको पता होनी चाहिए। सिन एडिशन का मतलब ये होता है कि मतलब मेरे बच्चे हाइड्रोजन अगर ऊपर से आकर ऐड हुआ है, तो OH भी ऊपर साइड से ही आकर ऐड होगा, ठीक है। सेम साइड पर H और OH आकर ऐड होंगे एंटी मार्कोनी-गॉफ रूल से।
ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो यार देखो, एल्कीन जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये मेरे बच्चे प्लेनर मॉलिक्यूल है। प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, लेट मी टेल यू। जैसे मान लीजिए मैं इन दोनों कार्बन के बारे में बात करूं, तो इन दोनों कार्बन से जब स्पीशीज जुड़ेंगी, ठीक है, मान लो ये मेरा ये कार्बन है, तो इस कार्बन से ये CH3 और ये हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा है, और ऐसे इसके आगे एक और कार्बन होगा ऐसे, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो दरअसल में प्लेनर मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, मतलब अगर मैं बनाना चाहूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये मान लीजिए लाइक दिस। तो ये मेरे बच्चे ये पूरा एल्कीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। मेरे दोनों हाथ कार्बन मॉलिक्यूल है, और ये पेन और ये पेंसिल हाइड्रोजन हो गया, ये CH3 और ये हाइड्रोजन, ये पेन और पेंसिल हो गया। इस तरह से होता है लाइक दिस, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो जब डाइबोरेन इसके साथ रिएक्शन करता है ना, ऊपर से आकर अटैक करता है, और ऊपर से आकर अटैक करेगा तो इसको हाइड्रोजन दे देगा, इसको BH2 मिल जाएगा। इसको हाइड्रोजन, इसको BH2 मिल रहा है, तो इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, इसको BH2 मिल जाएगा, सेम साइड से मिलेगा, और सेम साइड से हाइड्रोजन और BH2 मिलने वाला है, तो सेम ही साइड पर H और OH लगता है। तो क्योंकि सेम साइड पर प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो सेम साइड पर H और OH लगने वाला है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिन एडिशन। और ये दरअसल में बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमें क्या नाम है, ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह को पहचानने में। अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बना है तो बीजो बनेगा, या R से S बन जाएगा, या S से R बन जाएगा, इनको पहचानने में बहुत हमारी हेल्प करता है। तो इसके बारे में याद रखना कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दरअसल में सिन एडिशन टाइप की रिएक्शन होती है। सिन का मतलब होता है सेम साइड पर चीजें ऐड होंगी। तो H और OH हमें ऐड करना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, सेम साइड पर ऐड होगा। इसके दो एग्जांपल आप और देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये एल्कीन है, एसिमेट्रिकल एल्कीन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तब जाके 4 बॉन्ड पूरे होंगे, इसके चारों बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आपने हाइड्रोबोरेशन करा, और जैसे मैंने आपको बताया था हाइड्रोबोरेशन में ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि B2S6 लिखकर आए, BH3 लिखकर भी आ सकता है। BH3 टेट्राहाइड्रोफुरान हाइड्रोजन पेरोक्साइड NH से रिएक्शन कराया तो होगा क्या, आप एक कार्बन को OH दोगे, एक कार्बन को H, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग OH उस कार्बन को दोगे डबल बॉन्ड से जुड़े जिसके पास कम हाइड्रोजन है, सॉरी जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। ये क्या हुआ, ठीक है, तो इस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन, जैसे OH दोगे और इस कार्बन को हाइड्रोजन, लेकिन दोनों को सेम साइड पर चीजें दोगे। ठीक है, तो हमने यहां पर दोनों को सेम साइड पर, देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी प्लेन में हमने बाहर की तरफ लगाया है, यानी वेज पे लगाया है, और ये वाला OH भी वेज पे लगाया है। तो अगर हाइड्रोजन और OH जो आने वाले हैं अगर दोनों वेज पर आएंगे तो दोनों वेज पर आएंगे, और अगर दोनों डैश पर आए, देखो ये हाइड्रोजन जो वाटर से आने वाला था ये हमने डैश पे लगाया, तो OH भी कहां पे लगाया, डैश पे ही लगाया। तो सिन एडिशन होगा, हाइड्रोजन और OH जो आने वाले हैं अगर दोनों वेज पर आएंगे तो दोनों वेज पर, दोनों डैश पर आएंगे तो दोनों डैश पर। सेम चीज यहां पर भी देख सकते हो, ये हमने इस रिएक्शन को कराया। ठीक है, अब ये एल्कीन भी एसिमेट्रिकल एल्कीन है, कैसे पता अपने को, भाई इस कार्बन को अगर आप नोटिस करो, इसके चारों के चारों बॉन्ड बन चुके हैं। ठीक है, 1 2 3 4, और ये जो बाहर डंडी गई है बेसिकली में CH3 ग्रुप होता है, जिनको ना पता हो वो याद रखें। अब इस कार्बन पर ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुके हैं, तो उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस कार्बन पे जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है 1 2 3 बॉन्ड बने हैं, और अगर 3 बॉन्ड बने हैं तो इसका मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन और होगा, और मैं कलर चेंज करके बना देता हूं, इसका ब्लैक कलर से लिख देता हूं। ठीक है, अभी ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, अगर ये प्लेनर है तो ये हाइड्रोजन इस रिंग के साथ अभी प्लेन में है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होगी और H और OH ऐड होंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, तो ये प्लेन से या तो वेज पे चला जाएगा या डैश पर हाइड्रोजन। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर हम लोगों ने इस एल्कीन में इन दोनों कार्बन पर H और OH ऐड करा, पहली बात तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड होगा अगर हाइड्रोबोरेशन कर रहे हो, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से अगर ऐड करोगे तो आप OH उस कार्बन को दोगे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो उसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, OH इसे दोगे H इसे। पर अगर दोनों को वेज, अगर आपने OH इसको वेज पर दिया तो इसे भी वेज पर हाइड्रोजन देना पड़ेगा, OH इसे डैश पर दिया तो इसे भी डैश पर देना पड़ेगा। तो नोटिस करो, हमने OH अगर इसे वेज पे दिया है तो ऊपर हाइड्रोजन भी वेज पर ही है, और अगर हाइड्रोजन वेज पर है तो ये जो CH3 है ये किस पर आ जाएगा, डैश पर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने OH डैश पे दिया तो हाइड्रोजन भी डैश पर ही दोगे, जिसके चक्कर में CH3 वेज पर आ जाएगा। जब भी आपको यहां पर हाइड्रोबोरेशन में एडिशन करना है एल्कीन में, तो आपको हमेशा सिन एडिशन ही करना है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन और OH दोनों हमेशा सेम साइड से ही आप एड ऑन करोगे। तो मुझे उम्मीद है यहां पर ये बात समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं तो ये प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, एनहांसियोमर बनेंगे, और बराबर बराबर बनते हैं, 50% ये 50% ये, और 50-50% एनहांसियोमर्स का जो
अगर मिक्सचर बना, तो आप लोगों ने हेलो एल्केन चैप्टर में पढ़ा था, अगर इनैंशियोमर 50-50% बने तो ये मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर होता है, मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा जबकि इसके अंदर इनैंशियोमर प्रेजेंट है। तो ये मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा जबकि इसमें कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहां पर कायरल कार्बन है, यहां पर भी कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन का मतलब एक ऐसा कार्बन जिससे 4 अलग ग्रुप जुड़े हो। तो यहां पर इस कार्बन से 4 अलग ग्रुप जुड़े हैं, इस कार्बन से भी 4 अलग ग्रुप जुड़े हैं, एक OH, एक CH3, एक इतना बड़ा ग्रुप, एक हाइड्रोजन। तो ये भी कायरल कार्बन कंटेन कर रहा है, ये भी कायरल कार्बन कंटेन कर रहा है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो आइसोमर एक दूसरे के, और दो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स अगर एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो उसे बुलाते हैं एनांशियोमर। और यहां पर क्योंकि एनांशियोमर ही बन रहे हैं और बराबर बराबर अमाउंट में, अगर 50% ये बनेगा तो 50% ये बनेगा। भाई एल्कीन ऐसे रखी हुई थी प्लेनर, तो 50% चांस है BH3 ऊपर से अटैक करे, 50% चांस है BH3 नीचे से अटैक करे। तो ऊपर से अटैक करेगा तो मान लो डैश वाले वेज वाले स्ट्रक्चर बन गए, नीचे से अटैक करेगा तो मान लो वेज वाले स्ट्रक्चर बन गए। तो दोनों के बनने के चांस 50-50% है मेरे बच्चे। और इसी वजह से ऐसा होता है कि एनांशियोमर जब भी बनते हैं सिन एडिशन में, तो इन दोनों का अमाउंट बराबर बनेगा, और अगर अमाउंट बराबर बनेगा तो ये मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर रहेगा। तो ये बात याद रखने की जरूरत है कि यहां पर ये रेसिमिक मिक्सचर बनेगा और ये भी रेसिमिक मिक्सचर। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट पकड़ में आया होगा, इस पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन समझ लिया, हम लोगों ने यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन समझ लिया, हमने ये समझ लिया हाइड्रोबोरेशन सिन एडिशन। ठीक है, वैसे तो मैं आज आगे कंटिन्यू करना चाह रहा था, ठीक है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन भी करना चाह रहा था, पर एक ही दिन में ना बहुत सारा लंबा टॉपिक हो जाएगा आपके डाइजेस्ट करने के लिए, तो आज इसको इतना नहीं रखते। ठीक है, आज इतना यहीं पर हम लोग हाइड्रोबोरेशन पर अपना टॉपिक खत्म कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, आज इतनी रखते हैं, बाकी चीजें इस टॉपिक पे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीमर्कुरेशन भी, और अगली क्लास में हम लोग रिडक्शन की हेल्प से अल्कोहल बनाना सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं लेक्चर खत्म करते करते बोल रहा हूँ, हम लोगों ने आज जो भी पढ़ा है और जो भी आपने इस वीडियो के थ्रू आप देखोगे, वो आपके काम तभी आएगा जब अपनी आप दिमाग में ये सारी इंफॉर्मेशन रिटेन करो। तो अभी जैसे लेक्चर खत्म हो रहा है तो सीधे वीडियो स्किप मत कर देना, आराम से अभी वीडियो को रोक कर 10 मिनट 15 मिनट या 5 मिनट के अंदर जितना भी आपने सब पढ़ा है वो मेमोरी में रिकॉल करने की कोशिश करो, बिना स्किप करे, बिना इंस्टाग्राम पे कूदे कि आप रील देखने तुरंत चले गए ना, अभी रुक जाओ 5-10 मिनट, सारी मेमोरी में ये बात रिकॉल करो, रिटेन करो। जितना ज्यादा आप रिटेंशन करके रखोगे इंफॉर्मेशन का, उतने ज्यादा अच्छे तरीके से आप जरूरत पड़ने पर उससे क्रिटिकल एनालिसिस कर पाओगे, उसे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में इस्तेमाल कर पाओगे, तभी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो फटाफट रिकॉल करो, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एल्कीन में जब एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करते हैं तो क्या वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, कैसे करता है। सिमिलरली आप ये देखो उसकी मैकेनिज्म क्या थी, मैकेनिज्म के बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, उसमें क्या क्या स्टेप थे ये रिकॉल करो। मैं आपको पॉइंट भी बताता रहा हूँ कि आपको क्या क्या रिकॉल करने हैं, क्योंकि करके इन पॉइंट्स पर जजमेंट करते जाओ, रिकॉल करते जाओ। फिर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में जितनी बातें थी कि कार्बोकैटायन कहाँ बनता है, अगर दो अलग अलग कार्बोकैटायन बनने के चांस है तो कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है वही वाला बनाना है। फिर रीअरेंजमेंट क्यों होता है, कैसे होता है वो याद करो। फिर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कैसे होती है, उसके स्टेप्स क्या थे, और सिन एडिशन हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है। जो एनांशियोमर बनते हैं ये रेसिमिक मिक्सचर क्यों बना रहे हैं, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ये सब बातें 10-12 मिनट के अंदर रिकॉल हो जाएंगी। और अगर रिकॉल हो गई, आपके दिमाग में बैठ गई, तो हमारा ये लेक्चर देखना सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वो लेक्चर तो बहुत सारे वीडियो मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स के बहुत सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम अपने एग्जाम में क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, इन्हीं वजह से, क्योंकि वीडियो देख लेने भर से वो टॉपिक हमारे दिमाग में नहीं बैठेंगे, हमें दिमाग में वो टॉपिक बैठाने पड़ेंगे। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं जिनको आपको जज करना है, 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और हर वीडियो जो आता जाएगा उसके एंड में आपको बताता चला जाऊंगा। आपको बार बार ये रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए चलना है, तभी हम ये सारी चीजें अपने दिमाग में अच्छे से बैठा पाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे मेरे साथ डिस्कस करते रहो। इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।